नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं 2025 में सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की। दुनिया तेजी से बदल रही है ना? बिल्कुल। और इस साल ये टॉपिक बहुत अहम है। हमारे पास एक डिटेल्ड सर्वे नोट भी है इस पर। हाँ, उसी नोट के बेसिस पर हम आज बात करेंगे, देखेंगे कि क्या बड़े ट्रेंड्स हैं, क्या नई चीजें हो रही हैं। मतलब इस साल सस्टेनेबल टेक वाकई एक, आप कह सकते हैं, मोड़ पर है। सही बात है। COP29 जैसे इवेंट्स हो रहे हैं, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और जैसे ईयू का टारगेट है 2030 तक, वो 42.5% रिन्यूएबल एनर्जी, काफी बड़ा लक्ष्य है। हाँ, बहुत महत्वाकांक्षी। तो आज हम इसी सब के मायने समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन। भारत का टारगेट है मार्च 2025 तक करीब 35 गीगावाट सोलर और विंड एनर्जी और जोड़ना। हाँ, और अगर दुनिया भर में देखें तो 2024 से 2030 के बीच मतलब अंदाजा है कि 5,500 गीगावाट से ज्यादा रिन्यूएबल कैपेसिटी जुड़ेगी। बाप रे, 5,500 गीगावाट। हाँ, और इसमें चीन का रोल बहुत बड़ा रहने वाला है। शायद 2030 तक 60% हिस्सा चीन का हो। अच्छा। और ट्रांसपोर्टेशन में वो एप्टरा जैसी गाड़ियों की बात चल रही थी, हाँ। सोलर पावर्ड। हाँ। वो प्रोडक्शन के काफी करीब है। सोचिए, 16 से चलने वाली गाड़ियां ये पर्सनल ट्रांसपोर्ट को बदल सकती हैं। इंटरेस्टिंग है। और सिर्फ गाड़ियां नहीं, भारत एविएशन में भी देखिए 2025 तक 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मतलब SAF अनिवार्य कर रहा है। 1% सुनने में कम लगता है, पर हाँ, पर शुरुआत है। और इसके लिए भी सालाना करीब 14 करोड़ लीटर SAF चाहिए होगा। ये सब कदम सीधे तौर पर कार्बन एमिशन कम करने के लिए है। सही। चुनौतियां होंगी जरूर, लागत की, लागू करने की। बिल्कुल, वो तो है ही, पर दिशा तो साफ है। अच्छा, अब आते हैं पर्यावरण की सीधी सफाई पर। हाँ। ये ओशन क्लीनअप वाले प्रोजेक्ट्स काफी चर्चा में रहते हैं। हाँ, द ओशन क्लीनअप है, द सीरियल क्लीनर्स हैं। ये लोग समुद्रों और झीलों से प्लास्टिक हटाने के लिए कमाल की मशीनें बना रहे हैं। जैसे वो ताहो झील वाला रोबोट। बेवॉट। हाँ, बेबॉट। बेबॉट। वो रोबोट ताहो झील के किनारों को साफ कर रहा है। तो ये दिखाता है कि कैसे रोबोटिक्स मतलब सीधा एनवायरनमेंट को ठीक करने में मदद कर सकता ये है। तो बहुत जरूरी है। प्लास्टिक की समस्या जिस तरह बढ़ रही है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें भी नए आइडियाज आ रहे हैं। जैसे स्काई कंपनी के वो हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम्स, हब्स जिन्हें कहते हैं। अच्छा, वो क्या है? वो हीलियम बलून जैसे होंगे, स्ट्रेटोस्फेयर में रहेंगे और वहां से इंटरनेट देंगे। तो सैटेलाइट लॉन्च का जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उससे बचा जा सकेगा। कमाल है। और वो ग्रीन हाइड्रोजन वाली बात? हाँ, वरदाजी की तकनीक। वो स्केलेबल इलेक्ट्रोलाइजर बना रहे हैं जिससे ग्रीन हाइड्रोजन शायद जीवाश्म ईंधन से भी सस्ता हो जाए। ये भारी उद्योगों के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सही बात है। अब डिजिटल दुनिया की तरफ चलते हैं। AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, इनकी मांग बढ़ रही है तो डेटा सेंटरों पर दबाव भी बढ़ रहा होगा। बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत एक बड़ी चिंता है। तो इसके लिए क्या हो रहा है? कंपनियां कोशिश कर रही हैं। जैसे एयर ट्रंक ने मलेशिया में 1 मेगावाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया है। अच्छा। और गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AWS जैसी बड़ी कंपनियां, इनका लक्ष्य है 2025 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलना। ये तो अच्छी खबर है। और सर्कुलर इकोनॉमी का क्या? चीजों को रीयूज, रिसाइकिल करना। हाँ, वो भी जोर पकड़ रहा है। भारत में ही देख लीजिए, सेकेंड हैंड स्मार्टफोन का मार्केट अनुमान है कि 2025 तक 5 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स और लगभग 4.6 अरब डॉलर का हो जाएगा। वाह। और वो पुराने टायरों से प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियां, नेस्टे, बोरियालिस। हाँ, कवेस्ट्रो भी। ये सब दिखा रहा है कि कैसे वेस्ट को रिसोर्स में बदला जा सकता है। इन सब बदलावों के पीछे क्या है? सिर्फ टेक्नोलॉजी या कुछ और भी? टेक्नोलॉजी तो है ही, पर साथ में नियम भी सख्त हो रहे हैं। जैसे ईयू का वो ग्रीन क्लेम्स डायरेक्टिव। हाँ, वो 2028 तक लागू होगा। कंपनियों को अपने एनवायरमेंटल दावों को लेकर ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। और CSRD भी है, CSRD। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डायरेक्टिव। इसके तहत बड़ी कंपनियां जिनके 500 से ज्यादा कर्मचारी हैं 2025 में अपनी सस्टेनेबिलिटी पर रिपोर्टिंग शुरू करेंगे। तो मतलब अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है। बिल्कुल। और इसमें AI का क्या रोल दिख रहा है? AI यहाँ बहुत मददगार साबित हो रहा है। जैसे ग्रेविटी और म्यूर AI जैसे प्लेटफॉर्म्स है। क्या? हाँ, ये कंपनियों को उनके कार्बन उत्सर्जन को ट्रैक करने और मैनेज करने में मदद करते हैं,
खासकर वो सप्लाई चेन वाले उत्सर्जन जिन्हें स्कोप 3 कहते हैं। अच्छा, जो सीधे कंट्रोल में नहीं होते। सही। और AI प्रिसिजन एग्रीकल्चर यानी सटीक खेती में भी बहुत काम आ रहा है, संसाधनों का सही इस्तेमाल करने में। एक और जरूरी मुद्दा है बायोडाइवर्सिटी का, जैव विविधता। हाँ, ये बहुत बड़ी चिंता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी इसे टॉप 5 ग्लोबल खतरों में मानता है। तो इसके लिए क्या हो रहा है? वो कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क। हाँ, UN का फ्रेमवर्क। लक्ष्य है 2030 तक बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकना और 2050 तक पूरी तरह बहाल करना। और कंपनियां भी अब नेचर पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रही हैं। साइंस बेस्ड टारगेट्स नेटवर्क SBTN इसमें उनकी मदद कर रहा है, उन्हें गाइडेंस दे रहा है। तो कुल मिलाकर हमने काफी कुछ कवर किया। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, क्लीन अप, डिजिटल, सर्कुलर इकोनॉमी, नियम, AI, बायोडाइवर्सिटी। हाँ, मतलब साफ है कि 2025 में सस्टेनेबल टेक हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रही है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ग्लोबल टारगेट्स, सरकारी नीतियां, बाजार की मांगें, इन सब का मिला-जुला असर है। चुनौतियां हैं, पर इनोवेशन की रफ्तार भी तेज है। हाँ, रफ्तार तेज है और दिशा भी साफ दिख रही है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज हैं, ये हमारी रोजमर्रे की जिंदगी को, हमारे उद्योगों को कितनी जल्दी और कितना बदलेंगी, और क्या हम समाज के तौर पर इस बदलाव के लिए तैयार हैं?